हाय दिस इज सेजोती देशवाल एंड आई वेलकम यू ऑल अगेन बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और वेलकम अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो। आज इस वीडियो के अंदर हम बहुत कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं कि कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जो आपको सीए फाइनल ऑडिट, इनफैक्ट आई वुड से सीए इंटर ऑडिट भी, जब आप पहली बार पढ़ोगे, फर्स्ट रीडिंग करोगे, फर्स्ट रिवीजन करोगे, ये मिस्टेक्स आपको डेफिनेटली नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको अभी शायद ये रियलाइजेशन ना हो, एंड में जाके यही कुछ छोटी छोटी गलतियां है जो आप तैयारी के टाइम पे करते हो और लेटर ऑन जाकर आपका ये अटेम्प्ट लगा देती हैं। और ये मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रही हूँ, ये रियलिटी है एंड आई एम 100% श्योर कि आप इसमें से कोई ना कोई गलती तो डेफिनेटली कर रहे होगे, राइट। काफी सारे बच्चे आप में से ही आते हैं और कहते हैं कि मेंटरशिप दे दो, है ना, ये बता दो कि सब्जेक्ट पढ़ना कैसे है, चाहे पैसे चार्ज कर लो। आप भी काफी सारे ग्रुप्स में एडिट हो गए, टेलीग्राम इधर उधर, है ना, वहां पे भी आपने बार बार एक बात सुनी होगी कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने का एक ही तरीका है कि इसका रट्टा मार लो। तो सबसे बड़ी गलती आप इस सब्जेक्ट को पढ़ते हुए पता क्या करोगे? पैसिव रीडिंग। आप ना कंसेप्ट को सिर्फ रट्टा मारने की कोशिश करोगे बिना सोचे समझे, और स्पेशली वहां पे जहां पे आपके अटेम्प्ट लग चुके हैं, क्योंकि आपका इस सब्जेक्ट से अब विश्वास उठ चुका है एंड दैट इज गोइंग टू बी मिस्टेक दैट यू आर गोइंग टू मेक अगेन। अगर आपका अटेम्प्ट लगा है, ये गलतियां फिर से करोगे, और नहीं लगा है तो ये पहली बार गलती करोगे। आप कभी भी सब्जेक्ट को बिना कंसेप्चुअल नॉलेज के पास नहीं कर सकते, आई कैन अश्योर यू दैट। और स्पेशली जिस टाइप का इंस्टीट्यूट अभी पेपर फ्रेम करता है, वहां पे आपको नॉलेज चाहिए चीजों की। आपको सिर्फ ये नहीं समझना है कि क्या पढ़ना है मुझे, व्हाट वी हैव टू स्टडी, आपको ये भी समझना है मैं उसे क्यों पढ़ रहा हूं। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि कोई भी टॉपिक हम पिकअप कर लेते हैं, SQC1। ज्यादातर बच्चे कैसे पढ़ते हैं? दे डू द पैसिव रीडिंग, मतलब दे आर जस्ट रीडिंग द वर्ड्स। वो मार्किंग जो भी कराई है टीचर ने या जो उन्होंने देखा है, वो 2-3 पॉइंट वो लर्न करते हैं। जैसे कि SQC1 के अंदर मैंने पर्पस के 2 पॉइंट लर्न कर लिए, ठीक है। उसके बाद 6 एलिमेंट है, मैंने वो नाम याद कर लिए। उन 6 एलिमेंट के अंदर लेट्स से पहला एलिमेंट है लीडरशिप, उसके पहले 3 पॉइंट याद कर लिए। सो आप इस तरीके से पढ़ रहे हो, उनका पर्पस क्या है वहां पे होने का आपको नहीं पता, वहां से क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं आपको नहीं पता। आप स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस खोल के देखोगे, काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो एक एक पॉइंट के ऊपर बने हुए हैं, ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू डू, जब आप पहली बार इस सब्जेक्ट को पढ़ो, कंसेप्ट समझने के ऊपर फोकस लगाओ, क्यों लिखा हुआ है वो ये भी समझो। थोड़ा मुश्किल है ऑडिट में ये करना, बट कोशिश करो ये समझने की। ऑल्सो कभी भी पैसिव रीडिंग मत करो। पैसिव रीडिंग का एक और मतलब होता है, और ये चीज ना काफी सारे बच्चे करेंगे, आप ना रिकॉल करने की कोशिश नहीं करते हो। जैसे कि आपने आज अपना जो भी टारगेट था वो पढ़ा, वो खत्म किया, अगले दिन आप अगला टॉपिक शुरू करोगे। मतलब जो आपने पहले पढ़ा उसको आप नहीं देख रहे हो, यार मुझे वो रिटेन है, मैं उसको रिकॉल कर पा रहा हूँ। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि आपने जितना पढ़ा वो 100% आप अगले दिन रिकॉल कर पाओगे, लेकिन एटलीस्ट कुछ तो होना चाहिए उसके अंदर जो आप रिकॉल कर पा रहे हो। मतलब 50%, 60%, देयर हैज टू बी समथिंग दैट यू शुड बी एबल टू रिकॉल। सो आप क्या करते हो? आप सिर्फ सिलेबस खत्म करने के चक्कर में आगे बढ़ते हो, और जो पीछे आपने किया आपको नहीं पता वो आपको आता है या नहीं आता है। और बाय द एंड जब आप सिलेबस के एंड पे होते हो ना, आप पीछे वाला सब कुछ भूल चुके होते हो, ठीक है। सो ये गलती आपको नहीं करनी है। नेवर डू पैसिव रीडिंग विद दिस सब्जेक्ट। दूसरा, काफी सारे बच्चे ना एक तो स्टैंडर्ड को छोड़ देते हैं। मैं आपको बताऊं, अभी सीए फाइनल में बच्चों को ये पता भी नहीं है कि उनका सिलेबस क्या है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू स्टैंडर्ड। वो आईसीआई का मैथ देखते हैं और कहते हैं यार इसमें ना हमारा ये 500 का सीरीज है, ये तो इंस्टीट्यूट कह रहा है इंटर लेवल पे खत्म हो गया है ना, वो तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा नहीं। जबकि इंस्टीट्यूट ने लिखा हुआ है कि मैं क्वेश्चन पूछूंगा, बट क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होगा? एप्लीकेशन बेस्ड, मतलब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछूंगा। तो जो भी ऐसे का इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट होता है, रिक्वायरमेंट वाला पार्ट होता है, उधर से मैं क्वेश्चन पूछूंगा। कुछ स्टैंडर्ड है ऐसे, अगर आप अपना सिलेबस देखोगे। बच्चों को नहीं पता है, वो कहते हैं चैप्टर 5 चैप्टर 6 हमारे सिलेबस से ही बाहर हो चुका है, 210 से क्वेश्चन ही नहीं आएगा। मैं कह रही हूँ आने के चांसेस कम है, बट इंस्टीट्यूट ने ये नहीं बोला कि 315 आपके सिलेबस में नहीं है, 320 आपके सिलेबस में नहीं है। उसने बोला है कि सिलेबस में है, बट हम आपसे ये एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि आप इसको इंटर में पढ़ के आए हो, है ना, तो यहां से हम क्वेश्चन अलग तरीके से पूछ लेंगे। सो एक तो बच्चों को पता ही नहीं कि स्टैंडर्ड में कौन से स्टैंडर्ड उनके सिलेबस में है। दूसरा, जब भी आप स्टैंडर्ड वाला कंसेप्ट पढ़ो ना, स्टैंडर्ड पढ़ो आप, जैसे कि पहले 11 चैप्टर जो आपके सिलेबस के बनते हैं, वहां पे पढ़ने का तरीका थोड़ा सा अलग होना चाहिए। यहाँ पे आपको ना बहुत ज्यादा क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि जो आप स्टैंडर्ड पढ़ रहे हो वहां से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। जैसे बैंक ऑडिट में क्या है कि आपने चीजें समझ ली, पॉइंट लर्न कर लिए, ठीक है चल जाएगा, राइट। बट इधर आपको ये समझना पड़ेगा कि जो आप स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट वाला पोर्शन है स्पेसिफिकली, वहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, राइट। सबसे पहले जब भी आप स्टैंडर्ड पढ़ो, स्टैंडर्ड का फ्लो समझो। जैसे कि स्कोप होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, फिर उन ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए रिक्वायरमेंट है। आप टैली करो कि वो स्टैंडर्ड ने जो ऑब्जेक्टिव सेट किया है, कौन सी रिक्वायरमेंट उन ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए है।
एक फ्लो अगर आप पकड़ के चलोगे तो चीजें आपको ज्यादा बेटर वे में आसान भी लगेंगी, लर्न भी होंगी, और आपको ये भी समझ में आएगा वो क्यों लिखी हुई है, और क्वेश्चन भी आप क्रैक कर पाओगे। ठीक है, और काफी सारे ऐसे कंसेप्ट होंगे जो स्टैंडर्ड्स में सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं, उनको आप अलग से रखो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपको स्टैंडर्ड करने कौन से हैं, दूसरा कैसे आप स्टैंडर्ड से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टैंडर्ड छोड़ने की गलती मत करना। आपके सिलेबस में अभी 55% जो सिलेबस बचा है वो स्टैंडर्ड बचा है। मैंने काफी सारे बच्चे ऐसे भी देखे जो एक आधा एसआर ही छोड़ के जा रहे हैं, कहते हैं कि ये तो इतना बड़ा एसआर है, अभी ये कैसे क्रैक होगा, इसको तो छोड़ देते हैं। डोंट मेक दीज काइंड ऑफ स्टूपिड मिस्टेक्स। तीसरा, आप ना रीडिंग करते हो और कोई शॉर्ट नोट नहीं बना रहे हो, कोई चार्ट्स नहीं बना रहे हो, मतलब कोई स्क्रिबल नहीं कर रहे हो, कोई राइटिंग प्रैक्टिस है ही नहीं आपकी। अभी ठीक है आपने चार्ट बुक लेके रखी होगी, मेरी भी ली काफी बच्चों ने, वो सब ठीक है, बट मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप पढ़ रहे हो कुछ तो आप साथ में लिखो। जैसे कि मैंने बोला कि SQC1 के अंदर 2 पर्पस है भाई, उधर कीवर्ड्स है, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, लो रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट, एंगेजमेंट पार्टनर जो रिपोर्ट इशू करेगा दैट हैज टू बी एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांस। कुछ अपना स्क्रिबल तो करते रहो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने नोट्स अगर बना सकते हो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि दूसरे ने जो नोट बनाए वो अपने अकॉर्डिंग बनाए हैं। आप इसको बनाओगे, आपकी लर्निंग बेटर होगी, आपके पास खुद के हैंड रिटन नोट्स होंगे 1 डे बिफोर के लिए, तो आप चीजें जल्दी रिकॉल कर पाओगे। और आप नहीं कर सकते, आपके पास इतना टाइम नहीं, तो एटलीस्ट साथ में स्क्रिबल तो करते रहो। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो आप ज्यादा देर तक इस सब्जेक्ट को पढ़ पाओगे, जो बोरियत होती है ना इस सब्जेक्ट को पढ़ने की वो खत्म हो जाएगी, और लर्निंग आपकी फास्टर होगी। बट बच्चा ये ऐसा कुछ कर ही नहीं रहा है, उसको वो मार्किंग तक भी नहीं करता है यार। फॉरगेट अबाउट मेकिंग शॉर्ट नोट्स, आप मार्किंग भी नहीं कर रहे हो कि मैंने फर्स्ट रीडिंग में जो पढ़ा, अभी अगली रीडिंग में मुझे कौन सा ऐसा कंसेप्ट है जिसके ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, वो आप उतना मार्किंग भी नहीं आप करते हो। तभी आप कहते हो यार सब्जेक्ट खत्म ही नहीं होता है, हर रीडिंग में मुझे लगता है कि मैं यही सब्जेक्ट दोबारा से पढ़ रहा हूं। सो जस्ट मेक श्योर दैट आप मार्किंग कर रहे हो कि क्या इंपॉर्टेंट आपको लगा, क्या मुश्किल आपको लगा, कौन से ऐसे टॉपिक है जिसके ऊपर आप सेकेंड रीडिंग में फोकस करना चाहोगे, और आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो। आप ना बहुत सारी चीजें एक साथ करने की कोशिश करते हो सब्जेक्ट में, सिर्फ इसमें नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको इतना वो होता है ना कि यार मैं ना सब कुछ फटाफट अपना सब्जेक्ट खत्म कर देता हूँ, सिलेबस खत्म कर देता हूँ, तो यू ट्राई टू ग्रैब सो मेनी थिंग इन वन गो। डोंट डू दैट। इस सब्जेक्ट को ना टुकड़ों में बांट दो, तोड़ दो इस सब्जेक्ट को। जैसे कि जितने भी आपके सिलेबस के मेन स्टैंडर्ड है, मेन स्टैंडर्ड मतलब जैसे कि वो इंस्टीट्यूट कह रहा है ना कि यहाँ से मैं कैसे भी क्वेश्चन पूछ लूंगा, एसेज नहीं है, अब तो स्टैंडर्ड्स है आपके, ठीक है, वो आप एक कैटेगरी बनाओ। जितने ऐसे स्टैंडर्ड है जो इंटर पे कवर हो गए, जैसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, उनको आप अलग बनाओ, ठीक है। एंड जितने आपके अदर चैप्टर्स है उनको आप अलग कैटेगरी में डाल दो। उसमें से भी भाई कौन सा तुम्हें मुश्किल लगता है, कौन सा तुम्हें आसान लगता है, वो अलग कैटेगरी डाल दो। प्रोफेशनल एथिक्स अलग डाल दो। टुकड़ों में पढ़ो इस सब्जेक्ट को, ये पार्ट्स बना दो। एक पार्ट कंप्लीट होता है, उस एक पार्ट को कंप्लीट होने के बाद उस पार्ट की रिवीजन करो, उस पार्ट के क्वेश्चन सोल्व करो, फिर सेकंड पार्ट के ऊपर जाओ। अगर आप एक सीक्वेंस में इसको पढ़ोगे ना, एक साथ चीजें ग्रैब करने की कोशिश करोगे, तो आपका सिलेबस कभी पूरा नहीं होगा। आप लिखवा लो, आप कभी भी पूरा सिलेबस कर ही नहीं पाओगे, आपका टाइम खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप इतने बोरियत आपको फील होगी, आपको लगेगा यार ये क्या है, सब्जेक्ट खत्म ही नहीं हो रहा। आप कोई ना कोई चैप्टर डेफिनेटली छोड़ दोगे पहली रीडिंग में, फिर दूसरी रीडिंग में फिर कोशिश करोगे कि चलो इसको अगली रीडिंग में करूंगा, फिर दूसरी रीडिंग में टाइम और कम होगा, तो फिर और आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सो एक सिस्टमेटिक वे से आपको आगे बढ़ना चाहिए और सारी चीजें एक साथ ग्रैब करने की कोशिश मत करो। दूसरा, ये मैंने बता दिया आपको, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ लिंक बनाओ। जो चीज तुम पढ़ रहे हो समझो कि इससे इंस्टीट्यूट क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। अगर तुम खाली पैसिव रीडिंग करोगे विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि क्वेश्चन कैसे आ सकता है, आई कैन अश्योर यू तुम्हें कंसेप्ट आता होगा, तुम्हें चीजें लर्न भी होंगी, लेकिन जब वही चीज एग्जाम में क्वेश्चन में पूछी जाएगी, जैसे अभी इस अटेम्प्ट में हुआ, तुम्हें क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इंस्टीट्यूट यहां से क्वेश्चन कैसे बना सकता है, और उसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है, सोल्व एज मेनी एज क्वेश्चंस पॉसिबल। ठीक है, अब एक बच्चे ने मेरे को ये भी बोला कि मैम कोई आप ना थोड़े क्वेश्चंस बता दो, जैसे कि 200 पेज में कोई क्वेश्चन बैंक बता दो, या ठीक है ये वाला क्वेश्चन बैंक डेफिनेटली आई एम वर्किंग ऑन दैट आल्सो, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर, अगर आपके पास अभी टाइम अवेलेबल है और आप जितने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, उतनी ही प्रोबेबिलिटी आपकी सब्जेक्ट में पास होने की बढ़ती जाएगी, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन जो क्वेश्चन बैंक के अंदर है वो देखने में आपको ज्यादा लग रहे हैं, बट वो क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पूछे हुए हैं पास्ट एग्जामिनेशंस में, एमटीपीज में, आरटीपीज में। तो अगर आपको ये समझना है ना कि यार कैसे कंसेप्ट से क्वेश्चन बनते हैं, तो प्रैक्टिस एज मच एज क्वेश्चंस पॉसिबल। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लर्निंग फ्रॉम क्वेश्चन बैंक, आई एम टॉकिंग अबाउट लुकिंग एट क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन बैंक। ठीक है,
आप ना अभी क्या कल्चर हो गया, जब से यूट्यूब इतना ज़्यादा एक्टिव हुआ है, बहुत ज़्यादा रिवीजन क्लासेस के ऊपर आप डिपेंडेंट हो। आईसीआई के मैट में क्या आपको कोई लेना देना नहीं है ना, कोई भी आपको शॉर्ट नोट देता है आप उसके पीछे चलना शुरू कर देते हो। एंड कोई भी रिवीजन क्लास इनकम्प्लीट है, कोई लेना देना नहीं है, आप ये देखते हो यार कितने टाइम की क्लास है। यू आर टू मच डिपेंडेंट ऑन वट इज बीइंग गिवन ऑन द यूट्यूब। यू डोंट डू योर असेसमेंट, यू डू नॉट एवर लुक एट द आईसीआई मैट कि उधर कितना कवरेज है, उतना आपको कितना पढ़ना चाहिए। आप आधा अधूरा पढ़ के जाते हो, इस वजह से आप पास नहीं हो रहे। सो मैं आपको यहाँ पे क्या कहना चाहूंगी, मैं ये कहना चाहूंगी येस रिवीजन क्लासेस अवेलेबल है, फ्री मटेरियल अवेलेबल है, इसका बेस्ट वे से यूज करो, बट इसको अपने अगेंस्ट मत यूज होने दो। सो आप कोई भी छोटी क्लास रेफर करते हो, जस्ट मेक श्योर एक बार आप देख लो कि सामने वाला बंदा इंक्लूडिंग मी ऑल्सो कितना कवर कर रहा है वहां पे। एक बार देख लो, मैंने कोई स्टैंडर्ड बोला है कि यार मैंने आज आपको ऐसे नंबर 800 रिवाइज करा दिया, तो मैंने कितना कवर किया। कोई ऐसा कंसेप्ट तो नहीं है कि मैंने उसको मिस कर दिया। हो सकता है मैं भी टाइम अपना देख रही हूँ कि कम टाइम के अंदर मुझे चीजें खत्म करानी है, बट आपको वो नहीं देखना है, क्योंकि आपको तो पढ़ना पड़ेगा ना पूरा। तो रिवीजन क्लासेस को यूज करने का तरीका सीखो, उसको अपने अगेंस्ट मत यूज होने दो। और ब्लाइंडली आपको किसी भी चीज को फॉलो नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। एक ही चीज आपको ब्लाइंडली फॉलो करनी चाहिए, जो है आईसीआई का मैट। वो आप खोल के नहीं देखते, तो आप जब भी कोई बुक रेफर करो, चाहे मेरी भी रेफर करो, प्लीज एक बार आईसीआई से रिकंसाइल कर लो कितना उधर मिसिंग है। और फिर आपको लगता है कि कोई कंसेप्ट मिसिंग है, बाई चांस मिसिंग है, या हो सकता है टीचर ने उसको कहीं और डाला है, तो आप पूछ सकते हो जिसकी भी आपने बुक बाई करी है। बट जस्ट मेक श्योर दैट यू आर कंप्लीटिंग ईच एंड एवरीथिंग। एक ना फर्स्ट रीडिंग का इशू ये भी रहता है कि आपके पास कोई टाइम बाउंड प्लान नहीं रहता। जैसे पहला रीडिंग है तो आप, कई बच्चे तो बहुत जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं वो पहली रीडिंग खत्म ही नहीं करना चाहते हैं। मतलब वो कहते हैं हम तो बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, मतलब वो जीवन में एक ही रिवीजन कर पाते हैं। जस्ट मेक श्योर दैट यू हैव अ वेरी डेफिनेट टाइमलाइन फॉर फर्स्ट रीडिंग, कि यार कितने टाइम के अंदर मुझे सब्जेक्ट खत्म कर देना, ताकि मैं अपनी दूसरी रिवीजन, दूसरी रीडिंग शुरू कर सकूं, ताकि मैं थोड़े बहुत मॉक टेस्ट पेपर भी लिख पाऊं, थोड़ा बहुत टेस्ट सीरीज भी दे पाऊं। क्योंकि आपको ये भी तो जानना पड़ेगा ना कि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस कितनी है। पहले दिन से आप ना प्रेजेंटेशन स्किल्स इग्नोर करते हो, राइटिंग प्रैक्टिस जिसे आप कहते हो। और यही चीज़ को ध्यान में रखते हुए अभी जो भी मेरा फास्ट ट्रैक बैच है, रेगुलर बैच के अंदर भी मैं क्लासेस लगाऊंगी, राइटिंग प्रैक्टिस के सेशन में ले रही हूँ। और उसका रीज़न यही है क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि जो आपने इतना सब कुछ पढ़ा उसको लिखना कैसे है। सो मेक श्योर आप अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर आप ध्यान दे रहे हो। जस्ट मेक श्योर आप राइटिंग प्रैक्टिस के ऊपर आप ध्यान दे रहे हो, ठीक है। सो अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, अगर आप कंसेप्ट को नहीं समझ रहे हो, मैं समराइज कर देती हूँ, कंसेप्ट को नहीं समझ रहे हो, सिर्फ लर्निंग करने के ऊपर फोकस कर रहे हो, अगर आपके पास एक कंप्लीट टाइम प्लान नहीं कि कितने टाइम के अंदर मुझे सिलेबस कर लेना है, आपको नहीं पता कि जो कंसेप्ट आप पढ़ रहे हो वहां से क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चंस आप कर रहे हो बट आप कोई भी छोटा मोटा क्वेश्चन बैंक उठाकर कि एक लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप देखना चाहते हो, सो दिस सब्जेक्ट आपके हाथ में नहीं आएगा। अगर आप पास हो गए तो शायद वो प्रोबेबिलिटी का गेम होगा। तो आप जब भी किसी भी पेपर में बैठो तो वहां पे आप प्रोबेबिलिटी के साथ मत जाओ, श्योरिटी के साथ जाओ। और श्योरिटी के साथ जाने का बहुत ही सिंपल सा पैटर्न है जो मैंने आपको बता दिया। जो बोल रहा है वो चीजें नहीं करनी है, और जो बोल रहा है कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए, इसका ऑपोजिट आपको करना है। समझ में आ रहा है? सो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। आपको कोई और गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस चैनल एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है, फॉर वेरी अमेजिंग कंटेंट रिलेटिंग टू CA फाइनल ऑडिट। बाय बाय।